दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है वो हमारी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, दैट इज IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में बात होगी। लास्ट वीडियो में हमने इम्पेयरमेंट के बारे में बात की थी, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। 2 एग्जांपल किए थे, तीसरा एग्जांपल करेंगे और बाद में रिवर्सेबल और इम्पेयरमेंट और CGU कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया तो लाइक शेयर, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने व्यूज को कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स में अपने व्यूज बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। जस्ट वन मोर थिंग, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए हैं लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि आपको मेरे IFRS 18 की जो सीरीज थी वो काफी पसंद आई है। तो प्लीज आप यूट्यूब पे भी कमेंट्स कीजिए और वीडियोस के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, मैं बार बार बोलता हूं, आपका एक शेयर, आपके कोई पैसे नहीं लगने, दिस इज फ्री सर्विस। तो आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की हेल्प कर सकता है, किसी का इंटरव्यू क्रैक करा सकता है, किसी का एग्जाम क्लियर करा सकता है। तो शेयर करने में आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पे काफी कमेंट्स आए थे लोगों के, अच्छा लगा मुझे भी देख के कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। तो प्लीज यहाँ पे भी कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर नहीं लगी है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इंप्रूव करूंगा। और एक और फीडबैक मेरे पास आया था कि सर आपकी वीडियोस, बड़ी वीडियोस बना रहे हैं आप, 40 मिनट की, 45 मिनट की। डियर, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ डिटेल में। मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं करना चाहता, डिटेल में उसको गहराई में डिस्कस करना चाहता हूं। तो फॉरगिव मी, वीडियोस लंबी बन रही हैं। आई ट्राई कि मैं उनको 2 या 3 वीडियोस में कैप्चर करूं, बट क्योंकि जो चैनल का पर्पस ये है कि आपके साथ डिटेल एनालिसिस हो, इसलिए मुझे ये वीडियोस को लंबा बनाना पड़ रहा है। ये कोई अनलाइक पर्सनल व्लॉग नहीं है जो मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं। तो प्लीज बेयर विद दैट एंड आई एम सॉरी अगर वीडियो लंबी लग रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको पार्ट्स में बनाऊं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इंपेयरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंपेयरमेंट हमने डिस्कस किया था कि इंपेयरमेंट के लिए हम रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं, और अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर है कैरिंग अमाउंट से तो दैट इज अ केस ऑफ इंपेयरमेंट, और वहां पे हमें इंपेयरमेंट रिव्यू बोलते हैं हम उसको। और इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, इंटरनल इंडिकेटर्स, वो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आप प्लीज वहां पे उसको गो थ्रू करना। एक एग्जाम्पल पेंडिंग था लास्ट क्लास का, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था लास्ट वीडियो में ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, तो अदरवाइज उसको मैं वहीं कवर करता। बट आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 को अब कवर करेंगे, उसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आज करेंगे। अगली वीडियो में मैं कैश जनरेटिंग यूनिट का इंपेयरमेंट के बारे में बात करूंगा। तो टोटल इंपेयरमेंट की 3 वीडियोज होंगी, एक जो हम डिस्कस कर चुके हैं 40 मिनट वाली, दूसरी जो आज करेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट वाली, और तीसरी कैश जनरेटिंग यूनिट की, जो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पहले एग्जांपल 3 को डिस्कस करते हैं, जो एग्जांपल 3 पेंडिंग था लास्ट वीडियो से, तो उसको डिस्कस कर फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, आपके लिए मैं एग्जांपल लिख के लाया था, क्योंकि बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, तो मैं उसको ड्रॉ करता हूं। 31 दिसंबर 2023 को आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है, और वो मशीन जो है वो बेकार है, आइडल मशीन है, कोई यूज नहीं हो रहा उसका। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं 1 जनवरी 23 और यहां पे लिखते हैं 31 दिसंबर 23। हाँ जी, देखिए यहां पे मशीन आपके पास है, मशीन का जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज $500 जो मशीन का कैरिंग अमाउंट आपके पास है यहां पे वो है $500 हमने लिख लिया यहां पे, वेरी गुड। उसके बाद आपको यहां पे फेयर वैल्यू दी गई है मशीन की, दैट इज 325K, और कॉस्ट टू सेल अगर आप इसको बेचेंगे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है आपके पास $25,000 का। तो
आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके बाद आपको ये बताया गया कि अगर आप इस मशीन को यूज करते हैं तो आपको $200K 2 साल तक मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, और डिस्काउंट रेट आपको बताया गया है 10% का। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। आपको देखिए कैरिंग अमाउंट गिवन है, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है बेसिकली, वैल्यू इन यूज क्या है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आपके पास क्लियर है, 325 जो आपके पास 325 के हैं, जो उसमें से 25 के आप माइनस कीजिए तो $300K आपके पास यहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आता है। बात आती है वैल्यू इन यूज। क्वेश्चन में वैल्यू इन यूज इस बार दिया नहीं गया, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, आपको वो निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो आप अगर इसको यूज करते हो तो नेक्स्ट 2 ईयर तक आपके पास जो है वो कैश का इनफ्लो होगा, और डिस्काउंट रेट दे रखा है 10%। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है जी 10%, और कैरिंग अमाउंट हमें दिया हुआ, इसका यूज अभी बाद में करेंगे। तो पहले हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा आइए जरा देखते हैं यहां पे। तो वैल्यू इन यूज आप स्टैंड कर रहे हैं यहां पे 31 दिसंबर 23 में। क्वेश्चन में बोला गया कि आपको 1 साल और ये 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आपको $200K रिसीव होंगे, एक यहां पे फर्स्ट ईयर के एंड में और एक सेकेंड ईयर के एंड में यहां पे $200K रिसीव होंगे, यही बताया गया यहां पे जी। नाउ इनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 31 दिसंबर, यानी कि इस डेट को इनकी क्या वैल्यू है? ये 1 साल बाद मिलेंगे, ये 2 साल बाद मिलेंगे, इसकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है? उसके लिए आपको ये रेट दिया गया है 10% का। तो 10% का अगर मैं बात करूं, आप कैसे निकाल सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, दैट इज डिस्काउंट फैक्टर। जो 10% है 10 लिख दिया, अगर 15% होता तो 1.15 लिख देते, 20% होता तो 1.20 लिख देते हैं। सेकेंड ईयर के लिए आप इस टर्म को 2 बार लिखेंगे, तो इससे हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। आई एम श्योर डिस्काउंटिंग करना आपको आता, नहीं आता तो ये तरीका होता है डिस्काउंट करने का। तो यहां पे जो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 909, और आई थिंक इसको करने से 0.826 आना चाहिए। इसको करके देख लेते हैं एक बार हम। 1 डिवाइडेड बाय 1. जी तो 909 और 0.826 आ गया। अब आपको क्या करना है? 200K इंटू में 909 अगेन 200K। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम जो हमें एक्चुअली में कैश मिलेगा उसको डिस्काउंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई 181,800 और ये वैल्यू आई 165,200। इन दोनों का टोटल लगाते हैं, इसका टोटल आया 347,000 तो देखिए मिलने तो थे 2 और 2 4 लाख 400K, बट वो कम मिलने थे, 2 लाख मिलने थे यहां, फिर अगले दूसरे साल के एंड में मिलने थे 2 लाख यहां। उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू तो ऑब्वियसली 400K से कम ही होगी, सो दैट इज कमिंग एज 347K, दैट इज कमिंग एज 347K। तो हमारा वैल्यू इन यूज यहां पे क्या निकल गया? 347K। तो इन दोनों में से हायर क्या हुआ? 347K। तो अगर 347K इज दी रिकवरेबल अमाउंट, तो रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो। तो रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो, हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो 500K है, हमारा रिकवरेबल अमाउंट 347K है। तो दोनों में जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि जो हमारा इंपेयरमेंट होगा वो कितने से होगा? जो हमारा इंपेयरमेंट होगा वो होगा 500K माइनस 347K, दैट इज 153K। तो 153K से आप इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस यानी कि पीएनएल को डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका डेबिट होने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो मशीन का अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री वुड बी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट 153K से, and PPE will be credited by 153K।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपके पास कोई पुराना रिवॉल्यूशन रिजर्व पड़ा है तो पहले उसको डेबिट कीजिए और रिमेनिंग बैलेंस को प्रॉफिट और लॉस को यूज कीजिए। जी 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 जी। आई होप आपको वैल्यू न्यूज निकालना समझ में आया होगा कि अगर बिजनेस में किसी एसेट्स को यूज कर दें तो इनफ्लो होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इस तरह से निकाली जाती है। और अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने एक्सटर्नल इंडिकेटर कराया था वहां मैंने एक पॉइंट आपसे स्किप कराया था, मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। मैंने बोला था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो भी एक इंडिकेटर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वो भी एक इंडिकेटर है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो उसको भी अब इस पॉइंट के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे हमारा रेट था 10%, ठीक है जी। अगर ये रेट होता 5%, मान लेते हैं ये रेट था 5%। अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है, इस क्वेश्चन में तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्किप कराया था, दैट वाज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इंडिकेटर। जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो एक इंडिकेटर होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, उसको मैं यहां पे प्रूव करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने 2 लाख से किया, तो 2 लाख से हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई है असेट की, वो निकल के आई है हमारे पास 347 के की। हम अगर यूज करेंगे तो 347 के हमें मिलेगा। मान लीजिए अगर ये रेट होता 5%, तो 5% के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ता 1.105, और यहां क्या करना पड़ता 1.105, 1.105। तो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। 2 लाख इंटू 1.2 लाख डिवाइड बाय, या मैं इसको पहले इस तरह से आपको बताता हूं। जो ये वाली वैल्यू आती मेरे पास 0.952 आती, और ये वाली वैल्यू सॉल्व करते तो आती 0.907। मल्टीप्लाई दिस विद 2 लाख 200 के, ये वाली वैल्यू आती मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 181405, और ये वाली वैल्यू आती 190,400। 371 इनका टोटल करते तो कितना आता 371,805। तो आप देखिए अंतर आपके सामने है। जब डिस्काउंट रेट था 5%, जब डिस्काउंट रेट था 5%, तो मेरी जो वैल्यू न्यूज आ रही है वो 371 के आ रही है, और जब इंटरेस्ट रेट था 10% तो मेरी वैल्यू आ रही है 347 के। दैट मींस, एंड हियर वी कैन कंक्लूड, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ रहे हैं, तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स की वैल्यू कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो एसेट्स की वैल्यू अप जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने वो जो पॉइंट लास्ट वीडियो में स्किप कराया था वो भी यहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो आई होप इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा आपसे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के बारे में। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्या होता है? मैं इतना बोर्ड को रब करता हूं, आप मुझे बताइए कि इंपेयरमेंट की कंडीशंस क्या क्या थी। मुझे फटाफट से बताइए इंपेयरमेंट की कौन कौन सी 6 कंडीशन हमने डिस्कस की थी, एक्सटर्नल और इंटरनल वाली। सर एक्सटर्नल में हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, हाँ बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, हाँ ये भी हमने डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था बताओ मुझे, इसके अलावा और एक कंडीशन और थी, वो क्या कंडीशन थी बताओ, फटाफट से बताओ। और फिर मैं बात करूं इंटरनल के बारे में। सर एक कंडीशन ये थी कि मार्केट वैल्यू धड़ाम से गिर जाना, मोर देन एक्सपेक्टेड। वेरी गुड, आप तो छा गए, आपने तो पूरी अच्छी से वीडियो देखी थी। वीडियो देखी पर कमेंट नहीं किया किसी ने, अच्छी बात नहीं है, कमेंट भी करा करो, ठीक है। इंटरनल में क्या किया था कि असेट डैमेज हो गया, मैनेजमेंट को अपने रिकॉर्ड से पता लग रहा है कि असेट्स की परफॉर्मेंस खराब है, और असेट जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, तो इस कारण भी हो सकता है। और चेंज इन द वे, जिस तरह से हम असेट को यूज करते हैं वो वे चेंज हो गया है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। बिल्कुल सही बात आपने की, बिल्कुल सही बात आपने की। अब मान लेते हैं ये कंडीशन सारी रिवर्स हो जाती है, कैसे? जो असेट था उसका प्राइस बढ़ जाता है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है,
मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ वो आपके फेवर में हुआ, जो आपकी मशीन की टेक्नोलॉजी थी वही पॉपुलर हो चुकी है। मैं रिपीट करता हूं, जब इंपेयरमेंट की बात थी वहां पे क्या था कि मार्केट वैल्यू कम हो रही थी, टेक्नोलॉजी चेंज होना आपके लिए अनफेवरेबल था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज होना आपके लिए फेवरेबल हो गया और इंटरेस्ट रेट कम हो गए। इसी तरह से इंटरनल में जब आपने देखा कि फेवरेबल चेंजेस आ गए असेट्स में और असेट्स की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। सो दीज ऑल आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर एन एसेट। जब ये फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब जो आपने पुराना जो आपने असेट्स को इंपेयर किया था उसको रिवर्स करने की बारी आ गई है, क्योंकि असेट्स अच्छा परफॉर्म करने लग गया है। अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लग गया है, कोई असेट्स अच्छा परफॉर्म करने लग गया है, तो क्या करना पड़ेगा, असेट्स को जो इंपेयरमेंट था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो पेरेंट्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ना, हाँ तेरा मोबाइल भी बंद, घर से जाना भी बंद, पार्टी भी बंद, फ्राइडे भी नहीं जाना, सैटरडे भी नहीं जाना, घर बैठे रहना, पढ़ाई करनी है। बच्चे ने अच्छा रिजल्ट ला के दिया तो क्या हो गया, सारी रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी। सो सेम केस यहां पे कि जब असेट परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इंपेयरमेंट कर दिया, अब परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है तो उसका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कर देंगे। सर एक बात बताओ, पूछो, क्या हमें कैसे पता लगेगा कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है? जब भी आपने एक एसेट्स को इंपेयर कर दिया तो ईच रिपोर्टिंग डेट पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ईच रिपोर्टिंग डेट पे आपको रिव्यू करना है क्या फेवरेबल कंडीशन तो नहीं आ गई है। फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं तो चेक करो, इसको रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए हमने एसेट्स को मान लीजिए यहां पे इंपेयर कर दिया, हमने किसी एसेट्स को यहां पे इंपेयर कर दिया, तो उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग पीरियड आएंगे, रिपोर्टिंग डेट्स आएंगी यहां पे यहां पे यहां पे, आपको देखना है कि क्या फेवरेबल कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि फेवरेबल कंडीशन है और एसेट्स को रिवर्स, इंपेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हैं तो उसको रिवर्स कर दो। और जो रिवर्स करोगे तो जब इंपेयरमेंट किया था तो प्रॉफिट और लॉस को डेबिट किया था, इंपेयरमेंट के टाइम प्रॉफिट और लॉस को डेबिट किया था, तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के टाइम क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। सर सोचना क्या है, इतना तो हमें पता लग ही गया कि जो एंट्री हमने की थी उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस को क्या कर देंगे, इस बार रिवर्सल के टाइम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हमारी इनकम में चला जाएगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया था एट द टाइम ऑफ इंपेयरमेंट तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करना पड़ेगा। जिस सोर्स से आपने वो बनाया था इंपेयरमेंट उसी सोर्स को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस या रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं सिर्फ पढ़ के बोलूंगा, अभी समझ में नहीं आएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये बात है कि रिवर्सल मस्ट नॉट टेक द वैल्यू, रिवर्सल मस्ट नॉट टेक द वैल्यू ऑफ असेट्स above the amount it would have been if the original impairment had never been recorded। वो कह रहा है कि रिवर्सल अंधाधुंध मत कर देना, रिवर्सल को अंधाधुंध मत कर देना, उतनी रिवर्सल करना अगर उस एसेट को आप इंपेयर नहीं करते तो उसकी आज कितनी वैल्यू होती उसके हिसाब से ही रिवर्सल करना। इस बात को मैं मानता हूं कि आपको समझ में नहीं आई, मैं एक एग्जांपल से कराऊंगा, फिर इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपके साथ। और एक छोटी सी बात और, अगर गुडविल इंपेयर कर दी है आपने, कभी गुडविल इंपेयर कर दिया और गुडविल के बारे में अच्छी कंडीशंस आ गई, फेवरेबल कंडीशन, गुडविल का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट नहीं होता, गुडविल का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट नहीं होता। जब उसका लॉजिक सुनिए जरा, मानते हैं यहां पे हमने गुडविल को कर दिया, सिर्फ गुडविल का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट नहीं होता। देखिए गुडविल को हमने कर दिया इंपेयर यहां पे, अब कंडीशन फेवरेबल होगी तो रिवर्सल नहीं करना, रिवर्सल गुडविल का नहीं करना, बाकी एसेट्स का कर सकते हैं बट गुडविल का नहीं करना। उसका आंसर सिंपल है, IAS 38 जो इंटेंजिबल्स की बात करता है वहां पे साफ साफ लिखा है कि परचेज गुडविल को ही आपको बुक्स में दिखाना होता है।
तो परचेज, अगर आप किसी गुडविल को की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो वो परचेज तो नहीं किया आपने, दैट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाते, इसलिए रिवर्सल ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आइए एक रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल समझते हैं, और जो बात मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी उसको मैं यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा, और फिर हम उस बात को दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए उस एग्जांपल को करते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट की। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटी वीडियो बने तो कॉन्सेप्ट भी डिटेल में डिस्कस हो जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख भी पाओ। तो चलिए एग्जाम्पल अगेन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, ये देखो मेहनत की हुई है पूरी, देखिए देखिए, चलते जाओ चलते जाओ। ये है 1 जनवरी 21, ये है 31 दिसंबर 21, ये है 31 दिसंबर 22, ये है 31 दिसंबर 23, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे यहां पे लिख देते सो ऑन। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास एक असेट था जिसकी वैल्यू थी $30,000, जिसका कैरिंग अमाउंट कितना था, कैरिंग अमाउंट था $30,000, और यूजफुल लाइफ थी इस असेट की 10 ईयर्स। यहां तक बात क्लियर है आपको जी? सर यहां पे यानी एक और 2 साल के बाद, मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कितने साल हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए 2 साल के बाद यहां पे आपके ने देखा कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो रिकवरेबल अमाउंट देखा कि कितना पैसा हमें मिल सकता है। तो पता लगा कि रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ $16,000 है। हाउ मच? 16,000। इस दिन का कैरिंग अमाउंट कितना? अच्छा बताओ मेरे को, इंपेयरमेंट कितना होगा इस दिन? इंपेयरमेंट कितना होगा सर? क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट देखेंगे और देख लेंगे कि इंपेयरमेंट आया नहीं। तो कैरिंग अमाउंट था हमारा $30,000, रिकवरेबल अमाउंट था $16,000, तो हम क्या करेंगे? इंपेयरमेंट कर देंगे 14,000 का। नो नो, ऐसा नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है? सुनो जरा, कैरिंग अमाउंट हमें किस दिन का देखना है? इस दिन का। तो इस दिन का कैरिंग अमाउंट के लिए आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा ना 2 साल का, यहां और यहां का। तो बताओ मुझे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा था? सर 10 साल की लाइफ थी, 30,000 था, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10, 3,000, फिर 3,000, तो यहां तक आते आते ये रह गया होगा कैरिंग अमाउंट $24,000। तो कितने का इंपेयरमेंट हुआ बताओ? इंपेयरमेंट लॉस जो हुआ हमारा वो हुआ $8,000 का। $8,000 का इंपेयरमेंट लॉस हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। तो अब मुझे बताओ फ्यूचर में डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? कैरिंग अमाउंट पे या इस पे? कैसी बातें कर रहे हो? जब असेट्स को हमने कम कर दिया, 24 से 8 का कम किए, 16 पे है, तो डेप्रिसिएशन भी 16,000 पे लगेगा। कितने साल रह गए? 8 साल। 2 साल तो बीत गए, तो $2,000 यहां पे लगेगा, $2,000 यहां पे लगेगा और $2,000 ही यहां पे लगेगा। ठीक है जी, $2,000 हर साल लगाते चलो। ठहरो, यहां पे आके तुम्हारे एसेट्स की कंडीशन जो थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। अब वो फेवरेबल कंडीशंस आ गई। कैसी कंडीशंस आ गई? फेवरेबल कंडीशन। और यहां पे बताया गया कि जो रिकवरेबल अमाउंट है आज की डेट में $40,000 का हो गया। कितने का हो गया? $40,000 का। तो मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितना है? यहां पे 16,000 यहां पे तो कैरिंग अमाउंट था, 2,000 कम हुए, 2,000 कम हुए, 2,000 कम हुए डेप्रिसिएशन के, तो $10,000 जो रहा वो आपका कैरिंग अमाउंट आ गया।
कैरिंग अमाउंट कितना आ गया $10,000। तो कैरिंग अमाउंट क्या ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से? नो। सो यहां पे क्या करना पड़ेगा अब हमें? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट तो बनता ही नहीं है, हमें क्या उल्टा करना पड़ेगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आओ चलो करते हैं। तो क्या करेंगे? सीधा 8,000 का जो इंपेयरमेंट था उसको हम प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट कर देंगे 8,000 से, बात खत्म, है ना? बात खत्म। नहीं, ऐसे कैसे बात खत्म? आप माना आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था 8,000 का, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे 8,000 का डायरेक्टली इंपेयरमेंट का रिवर्सल आप नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे रिवर्सल करना पड़े? तो ये देखो कि जो असेट था अगर वो इंपेयर ना होता तो आज कितने का होता? तो आज कितने का होता? 3,000 यहां का डेप्रिसिएशन लगता, 3,000 यहां का डेप्रिसिएशन लगता, 3,000 यहां पे लगता, 3,000 यहां पे। जो ये 30,000 का सेट था अगर ये इंपेयर ना होता तो आज कितने का होता? 3 3 3, यहां से भी 3 निकाल दो। 5 साल तक कितना पैसा निकल गया होगा यहां से? 5 साल तक 30,000 में से कितने पैसे निकल गए जी? 15,000 निकल गए। $15,000 निकल गए। तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती अगर वो इंपेयर ना होता? मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आप 8,000 को डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। यू नीड टू चेक कि कितनी वैल्यू कैरिंग अमाउंट असेट्स की होती अगर ये इंपेयर ना होता। नहीं होता इंपेयर तो उसकी वैल्यू आज होती $15,000। $15,000। तो अब मैक्सिमम, और आज की डेट में उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 10,000। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5,000 का ही रिवर्सल कर सकते हो। आप कितने का रिवर्सल कर सकते हो? आप 8,000 का नहीं कर सकते। आप कितने का कर सकते हो? 5,000 का। देखिए मैं ध्यान से इस बात को दोबारा से रीआइटरेट करा रहा हूं। मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं और फिर आपको इसका एक बार वॉक थ्रू कराता हूं। देखिए क्या कहना चाह रहा है? रिवर्सल मस्ट नॉट टेक द वैल्यू ऑफ एसेट्स अबव द अमाउंट it would have been. Reversal must not take the value of asset amount above the amount it would have been if the original impairment has not been recorded. तो जो वो कह रहे हैं कि जो रिवर्सल है वो असेट्स की उस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एक्चुअली में इंपेयरमेंट ना हुई थी, उसकी आज कैरिंग वैल्यू क्या होती? उसकी आज कैरिंग वैल्यू रहती 15,000। 30,000 का असेट था, हर साल 3,000 से डेप्रिशिएट होता, इंपेयरमेंट नहीं होती तो स्ट्रेट अवे 15,000 कैरिंग वैल्यू होती। तो आप 15,000 से ऊपर रिवर्सल नहीं कर सकते। आज कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10,000। अगर इसकी बात करें कि इंपेयर्ड होने के बाद उसकी वैल्यू है 10,000, अगर इंपेयर्ड ना करते तो कितनी वैल्यू होती? 15,000। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000। तो आप मैक्स टू मैक्स $5,000 को ही रिवर्स कर सकते हो। $5,000 को ही रिवर्स कर सकते हो और ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अगर पहले रिवर्स जो इंपेयरमेंट के टाइम रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज हुआ तो ओसीआई को यूज करना, आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, अदर नहीं तो स्ट्रेट अवे आप पीएनएल में डाल सकते हो। बट बात ये ध्यान रखनी है कि जितने का इंपेयरमेंट हुआ है वो डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो असेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू जो थी और अगर इंपेयरमेंट ना होता आज कितनी वैल्यू होती। तो मैक्स टू मैक्स आप वहां तक ही रिवर्सल कर सकते हो। जैसे हमारे इस केस में 10,000 इंपेयर होने के बाद असेट्स की वैल्यू थी और 15,000 विदाउट इंपेयरमेंट उसकी वैल्यू आज की डेट में 5 साल के बाद होती। तो आप मैक्स टू मैक्स 5,000 तक ही रिवर्सल कर सकते हो, 8,000 को रिवर्स नहीं करोगे। ओके, तो यहां तक हमने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट को भी कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम जल्दी भी डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में। तो आज तक जो पहली 2 वीडियो थी वो बात करती थी इंडिविजुअल असेट्स की इंपेयरमेंट के बारे में और अगली वीडियो बात करेगी कैश जनरेटिंग यूनिट के इंपेयरमेंट के बारे में। तो प्लीज उसको बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों वीडियोस को सिंक में करना, ध्यान से देखना और फिर तीसरी वीडियो को देखना। दोस्तों के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।